जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर 3 ऑफ एग्जाम बूस्टर बैच। फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने डिटेल में विद नोट्स एंड क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आपको मैं आशा करता हूं कि उन 2 वीडियोस में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें एग्जाम में 8 से 10 नंबर का आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 2 के कवर करवाऊंगा। फर्स्ट, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एंड सेकंड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो शुरू करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल से। तो पहले तो हम समझते हैं कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है क्या। ठीक है, तो जो माइकल पोर्टर थे उन्होंने हमें बताया कि किसी भी अगर कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को एक नया बिजनेस शुरू करना है तो उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर अपना कंपटीशन एनालाइज करना है कि उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो 5 फोर्सेस है उसको एनालाइज करे और उसको मोटा माटी पूरे इंडस्ट्री के कंपटीशन का कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं होगी और उसको उस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये पता लग जाएगा। देखो, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर हम जनरली 5 फोर्सेस पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में। हमें कई बार पता ही नहीं होता कि ये पोर्टर के 5 फोर्सेस इसकी यूजफुलनेस क्या है। ठीक है, तो इसकी यूजफुलनेस ये है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होता है, जो हमें एक तरह से किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम इंडस्ट्री में जाएं या ना जाएं, ये हमें उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो जो आपके शुरू के 3 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि ये माइकल पोर्टर करता क्या है, और एग्जाम में भी आपको इंट्रोडक्शन पैरा में यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये क्लियर है कि हर बिजनेस एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। जो पोर्टर के 5 फोर्सेज है वो एनालाइज करने में हेल्प करते हैं जो की सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिशन है बिजनेस और इंडस्ट्री में वो। ठीक है, जो पोर्टर की 5 फोर्सेज है वो हेल्प करते हैं कि जो की सोर्सेज है कंपटीशन के उनको हम एनालाइज कर सके। इट इज़ अ टूल फॉर सिस्टमैटिकली डायग्नोजिंग द सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स इन द मार्केट एंड असेसिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड इंपॉर्टेंस। ये एक टूल है जो हमें सिस्टमैटिकली एनालाइज करने में, डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि जो सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स है, यानी कि हमारे बायर्स, सेलर्स या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स, ठीक है, उनको असेस करने में मदद करता है और उनका कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी इंपॉर्टेंस है उस इंडस्ट्री में उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसका यूजफुलनेस क्या है, वो किस लिए माइकल पोर्टर ने बनाए हैं। अब हम समझते हैं कि उसके 5 फोर्सेस मॉडल हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। हम किसी भी इंडस्ट्री में जब एंटर करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले समझना है कि उस इंडस्ट्री में नए लोगों के आने का थ्रेट कितना है, कितनी ईजिली नए लोग उस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। सेकेंडली, हमें देखना है कि उस इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कितनी है, यानी कि जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल खरीदेंगे उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कितनी ज़्यादा है। अगर उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, हमें सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, और इक्का दुक्का सप्लायर ही होगा उस रॉ मटेरियल का तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। देन हम देखेंगे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कितनी है, यानी कि जिनको हम अपना माल बेचने वाले हैं वो हमसे कितनी नेगोशिएशन कर सकते हैं, यानी कि हमारी तरह हमारा ही माल बेचने वाले कितने लोग और हैं जिनसे वो जाके माल खरीद सकते हैं। जितने लोग और होंगे उतनी ही ज़्यादा बायर्स की बार्गेनिंग पावर होगी। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसी के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने हैं। अगर उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स मार्केट में कम होंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो बायर है वो आपके प्रोडक्ट की जगह आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी लेके जा सकता है। एंड इन चारों पॉइंट्स के बाद आता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, यानी कि जिस इंडस्ट्री में हम एंटर करने वाले हैं उसके अंदर जो पहले से जो कंपनीज हैं उस इंडस्ट्री के अंदर जो पहले से लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके आपस में राइवलरी कितनी होती है, यानी कि कितनी ज़्यादा लोग एक दूसरे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या कितना ज़्यादा वो एक दूसरे से प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर या प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर एक दूसरे से फाइट करते हैं, और कितने वो एक दूसरे के सिमिलर प्रोडक्ट्स ही मार्केट में लॉन्च करते हैं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई पोर्टर की 5 फोर्सेस। एक बार समझते हैं क्या होती है। फर्स्ट,
threat of new entrants, then second bargaining power of suppliers, then third bargaining power of buyers, then fourth threat of substitutes and fifth rivalry among existing players। ठीक है, तो ये हो गए पोर्टर के 5 फोर्सेस। अब इनको एक एक करके समझते हैं। इन नोट्स के अंदर मैंने आपको जो भी आज तक आईसीआई ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का क्रक्स मैंने आपको इन 3 से 4 पेजेस में पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में दे दिया है। इन नोट्स को हम ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट याद करेंगे और एग्जाम के अंदर फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसका आंसर बड़े ही ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आईसीआई आपसे पूछता है कि पोर्टर के 5 फोर्सेस बताओ, तो आपको जो ये 5 फोर्सेस है ये एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में लिखने हैं। ठीक है, इसके अंदर का जो आपका कंटेंट है वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये क्यों थ्रेट है। एक न्यू एंट्रेंट अगर आ जाता है किसी इंडस्ट्री में तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कम कर देता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वो ऐसे कम कर देता है कि भाई जैसे ही कोई न्यू एंट्रेंट आएगा वो एक नई कैपेसिटी और नए प्रोडक्ट रेंज के साथ आएगा। ठीक है, तो जैसी नई कैपेसिटी आएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की, और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही उस प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होंगे मार्केट में वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द न्यू कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट रेंज दे ब्रिंग, यानी कि जो न्यू एंट्रेंट है वो जो लेके आएगा, एंड इन थ्रो अप न्यू कॉम्पिटेटिव प्रेशर, वो एक नया कॉम्पिटेटिव प्रेशर ले आएंगे। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो जियो का। जैसे ही जियो मार्केट में आया उसने जो एयरटेल के उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया अलग होते थे उन सबके प्राइसेस को स्लैश कर दिया एकदम से। बिगर द न्यू एंट्रेंट द मोर सेवर द कॉम्पिटेटिव इफेक्ट, जैसे जियो बहुत बड़ा था तो उसका बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ इंडस्ट्री में। न्यू एंट्रेंट्स ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइसेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जैसे कि जियो ने एयरटेल और वोडाफोन की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया। तो ये आपका हो गया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अलग अलग तरीके से डिफरेंट केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि न्यू एंट्रेंट को ना आने दिया जाए, ऐसे कौन से बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, ऐसे कौन से बैरियर्स होते हैं इंडस्ट्री में जिससे कि न्यू एंट्रेंट जल्दी से उस इंडस्ट्री में एंटर ना कर पाए। तो ये हम समझते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताया था, ABCDE स्विच पॉसिबिलिटी। आपको बस ये निमोनिक याद रखना है और इससे आपको सारे एंट्री बैरियर्स याद हो जाएंगे। तो ए से क्या है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, बी से क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी। सी से क्या है आपका, सी से आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। डी से है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ई से है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्विच से है स्विचिंग कॉस्ट एंड पी से है पॉसिबिलिटी ऑफ राइवलरी। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। ए से आपका है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, देन बी से है आपका ब्रांड आइडेंटिटी, देन सी से है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, देन डी से है डिफरेंशिएशन, देन ई से है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड देन स्विचिंग से है स्विचिंग कॉस्ट, एंड पॉसिबिलिटी से है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो ये आपके हैं ABCDE स्विच पॉसिबिलिटी। अगर आप इस मेमोरी टेक्निक को दिमाग में रखोगे तो बड़े ही इजीली बैरियर्स टू एंट्री न्यू एंट्रेंट्स आपको याद हो जाएगा। अब इसके अंदर भी आप अगर सिर्फ ये लिख देते हैं नाम ढंग से, तो अंदर का आप अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे मीनिंग सेम निकलना चाहिए, आपको पूरे मार्क्स ICI देगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है कि अगर किसी भी धंधे में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो उसके अंदर एंट्री होने के चांसेस बहुत कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जियो ने बहुत पैसा लगाया तो उसने एंट्री कर ली, बट आज की डेट में अगर कोई नया बंदा चाहे कि मेरे को टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना है तो इतना पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, तो वो बड़ा ही उनके लिए डिफिकल्ट है नए बंदे का इस इंडस्ट्री में आना। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि अगर कोई कंपनी पहले से ही बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रही है तो उसने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी कम कर रखी होगी कि कोई नया एंट्रेंट आ भी जाएगा तो वो कभी भी इतना स्केल एकदम से अचीव नहीं कर पाएगा मार्केट में, तो उसकी कभी भी कॉस्ट वो आएगी नहीं जितनी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की आई हुई है। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का बहुत हाई है और प्रोडक्ट की कॉस्ट वो बहुत पहले से ही कम कर चुके हैं तो नए प्लेयर्स के लिए वो एक एंट्री बैरियर की तरह काम करेगा। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द फिजिकल और परसेप्चुअल डिफरेंसेस और एनहेंसमेंट्स दैट मेक्स अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आइज ऑफ कस्टमर। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो कोई भी नया बंदा जल्दी से आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके लिए आना इंडस्ट्री में मुश्किल हो जाएगा। देन स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। मान लीजिए आपके पास एयरटेल का आपके पास पहले से D2H लगा हुआ था, ठीक है, या आपके पास पहले से उसकी सिम थी, तो कहीं ना कहीं आज आप उसको जब चेंज करवाना चाहते हो, किसी और कंपनी का आप उसका सेटअप बॉक्स लाना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है वो सारा सेटअप हटवाने में, नया सेटअप लगवाने में। तो ये एक जो स्विचिंग कॉस्ट है, प्लस कई बार आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है नए इक्विपमेंट्स लगाने में, नई कंपनी के इक्विपमेंट्स लगाने में। तो जो स्विचिंग कॉस्ट है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक नए एंट्रेंट को किसी भी इंडस्ट्री में आने के लिए, ठीक है। अब ब्रांड आइडेंटिटी। अगर एक इंडस्ट्री के अंदर जो उसके अंदर कंपनीज है उनका पहले से ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है और लोगों को उन्हीं ब्रांड की चीज़ें पसंद आती है, तो अगर आप उस इंडस्ट्री में आना चाहोगे तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा अपना ब्रांड बनाने के लिए और उनसे कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो भी एक एंट्री बैरियर की तरह काम करेगा। इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किए हुए हैं। आप सिर्फ पेपर से पहले ये ब्लैक से जो हाईलाइटेड है इनको पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी जो अंदर का मटेरियल है वो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बड़े ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। जहाँ अपने लैंग्वेज में आप नहीं लिख पाओगे, आपको सिर्फ जो ICAI ने स्टडी मैट में दिया हुआ है वही लिखना होगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में विजन और मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन अच्छे से याद करी थी जो कि ICAI के स्टडी मैट में थी, उसको आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते थे, इसलिए मैंने वो आपको पूरी डेफिनेशन याद करवाई थी। अब आ जाते हैं एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है HUL। आज HUL के पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जनरल ट्रेड के माध्यम से बहुत ही ईजिली जगह जगह गांव-गांव में अपना प्रोडक्ट पहुंचा देता है। तो उस जैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने के लिए दूसरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और इस वजह से उसका उस इंडस्ट्री में आना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देन लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। इसका एग्जाम्पल है कि अगर जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो वैसे ही आपके जो पहले से वहाँ पे उस इंडस्ट्री में कंपनीज हैं अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा रिटेलिएट कर दे। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो अगर जियो आने वाला था, जैसे ही जियो आने वाला था उसी टाइम एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने प्राइसेस एकदम स्लैश कर देते, तो क्या पता जियो की कोई सिम खरीदता ही ना, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो कोई भी नया व्यक्ति आने से पहले एक इंडस्ट्री में वो 10 बार सोचेगा कि यार अगर मेरे आने की इनको भनक भी पड़ी तो ये मेरा जो भी बिजनेस प्लान होगा, जो भी मेरे कॉस्ट होंगे वो एकदम से कम कर देंगे और मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मेरे को कोई नहीं जान पाएगा मार्केट में। तो समटाइम्स द मेयर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनक्यूम्बेंट्स कैन डिटर एंट्री बाय अदर फर्म्स इनटू एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बैरियर्स टू एंट्री, ये कई बार अलग अलग ढंग से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अपने को याद करना है ABCDE स्विच पॉसिबिलिटी, ये मेमोरी टेक्निक के साथ। चलो अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट पोर्टर की 5 फोर्सेस का सेकंड फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या है, जहाँ पे कस्टमर्स कम होते हैं और वो एक कार्टेल बना लेते हैं, वहाँ पे उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। The ability of buyers to form groups और cartels influences their bargaining power। अब ये ज़्यादातर जो है जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर काम करती है, क्योंकि जो उसके बायर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं वो कम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और जो बायर होते हैं वो बहुत कम होते हैं उसके। तो वो अपनी एक कार्टेल बना के किसी सप्लायर से माल खरीदने की बात करते हैं, जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ जो बायर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री में। तो ये आपकी जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है काफ़ी ज़्यादा आपकी प्राइसिंग प्लस प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। अब इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स के अंदर कि व्हेन कैन बायर एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फर्म्स टू सिक्योर लोअर प्राइसेस और बेटर सर्विसेज। बायर कब सबसे ज़्यादा प्रेशर कर सकता है सप्लायर के ऊपर कि भाई वो उसको कम से कम दाम में और सबसे अच्छी सर्विसेज का माल प्रोवाइड करे। तो इसके 3 हैं। फर्स्ट, जब बायर के पास पूरी नॉलेज होगी कि जो उसका प्रोडक्ट है उसके क्या क्या
सब्स्टिट्यूट्स है और उसका क्या सोर्स है। जब उसको अच्छे से पता होगा कि ये वाला मेरा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिलता है प्लस उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में कौन से अवेलेबल है, तो वो बहुत ही खुले दिल से बार्गेनिंग करेगा कि अगर तूने मेरे को कम पैसे में नहीं दिया तो मैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीद लूंगा या मैं किसी और से खरीद लूंगा। तो बायर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स। सेकंड, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, यानी कि जो वो खरीदने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में खरीदने जा रहे हैं। जैसे कि जब रिलायंस कोई भी चीज़ खरीदता है किसी से तो वो बहुत बल्क में खरीदता है, तो उसकी हमेशा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहती है। एंड लास्ट, the industry's product is not perceived as critical to the buyer's need and buyers are more concentrated than firms supplying the product। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है जो वो खरीदना चाह रहे हैं वो इतना भी क्रिटिकल नहीं है बायर की नीड्स के लिए, उसके लिए वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी उसके पास मार्केट में अवेलेबल है, और जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एकजुट हैं खरीदने से या सप्लायर्स के मुकाबले। सप्लायर्स फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, बट जो बायर्स है वो एक साथ कॉन्सेंट्रेशन से अपना कॉन्सेंट्रेट होके अपने सब सप्लायर से माल खरीदने की नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो इस वजह से, ये 3 कारणों की वजह से जो है बायर जो है प्रेशर डाल सकता है सप्लायर के ऊपर कि मेरे को माल सस्ता दो। सबसे पहला, उसको जब पूरी तरीके से नॉलेज है सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स की प्लस उसके मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सेकेंड, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, इट स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड, उसके लिए वो जो प्रोडक्ट है इज़ नॉट क्रिटिकल, ठीक है, उसके लिए उसकी नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, प्लस जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आगे चलते हैं। थर्ड फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कब ज़्यादा होगी? जब सप्लायर्स कम होंगे। ये ज़्यादा होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में 4-5 तो प्लेयर्स हैं, तो जिनको भी सीमेंट चाहिए होती है वो मन चाहे दामों पे बेचते हैं, ठीक है। वो एक कार्टेल बनाई हुई है उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री ने, और सबको उन्हीं 4-5 जो सीमेंट सप्लायर है उन्हीं से सीमेंट चाहिए, तो वो अपने जो प्राइसेस है वो एक साथ डिसाइड कर लेते हैं और फिर वो बेचते हैं माल। तो सप्लायर्स विथ स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग, जहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग होगी, ठीक है, एक्सर्ट सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। अब जैसे आप देखोगे तो एलसीडी पैनल है, वो इंडिया में इतने नहीं बनते, वो बाहर ही बनते हैं और 1-2 कंपनीज ही उनको बनाती है, तो उनकी हमेशा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहती है। तो जो सप्लायर्स है जिनके पास स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स होती है, जैसे कि यहाँ पे आप एलसीडी पैनल्स लिख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं बार्गेनिंग पावर से, अपने बायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, और जब वो कम नंबर में होते हैं तो उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया एलसीडी पैनल 2 या 3 ही लोग हैं जो बनाते हैं, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है बहुत हाई होती है। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर डिटरमाइंस रॉ मटेरियल कॉस्ट अफेक्टिंग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो सप्लायर्स है उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उससे प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंडस्ट्री का अफेक्ट होता है। अब ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट कभी कभी आया हुआ है कि सप्लायर्स कैन कमांड बार्गेनिंग पावर ओवर अ फर्म व्हेन। सप्लायर्स फर्म के ऊपर बार्गेनिंग पावर कब सबसे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट, जो प्रोडक्ट है वो क्रूशियल टू द बायर है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में तो बायर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन कर सकता है, बट अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में तो बायर अब नेगोशिएशन नहीं कर सकता, अब सप्लायर नेगोशिएशन करेगा। तो देयर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर, दे कैन इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट। मतलब इसका है कि आज मान लो वो मेरे से एक माल खरीद रहा है, अगर वो मेरे से ना खरीद के किसी और से खरीदने जाएगा तो उस बायर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, अपनी जो मशीनरीज वगैरह उस हिसाब से उसको टिल्ट करनी पड़ेगी दूसरे के प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी जो नेगोशिएशन पावर है वो ज़्यादा होगी। एंड लास्ट पॉइंट, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स। अब इसके अंदर हमने ऊपर वाले में पढ़ा था नेगोशिएशन में कि बायर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सेलर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हमने सीमेंट के केस में पढ़ा कि सीमेंट में 4-5 कंपनियां हैं, वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड होके अपना एक प्राइस डिसाइड कर लेती हैं कि हम सभी इसी प्राइस पे माल बेचेंगे। तो जहाँ पे बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सेलर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। तो 3, फर्स्ट जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्रिटिकल है बिजनेस के लिए, क्रूशियल है बायर के लिए। सेकंड, जो स्विचिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है बायर के लिए। एंड थर्ड, जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लायर्स है वो हाई है, या बायर्स की कॉन्सेंट्रेशन लो है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ पोर्टर की फोर्स है राइवलरी एमंग करंट प्लेयर्स। अगर राइवलरी किसी भी इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी करंट प्लेयर्स के बीच में तो उसके अंदर एंट्री मुश्किल होगी या लोग नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स
एंगेज इन कॉम्पिटिशन इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन अक्रॉस वेरियस लेवल। जो अभी करंट प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। द राइवलरी इज एविडेंट इन प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट प्रेशर्स एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज इम्पैक्ट द ओवरऑल कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। जहाँ पे यार हर एक दो रुपये के लिए मारम पीटी होगी। मान लीजिए एक पूरी मार्केट है, जैसे आप होलसेल मार्केट में जाते हो, वहाँ पे अगर मान लो किराने की होलसेल मार्केट है तो वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार बैठे होंगे, तो वहाँ पे एक दो रुपए के पीछे जो है ना मारा मारी होती है कि यार वो 1 किलो पे 1 रुपया सस्ता दे रहा है, वो कह रहा है वो उस रेट पे दे रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नया बंदा जो है उसको मज़ा भी नहीं आएगा और एक तरह से उस इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा होगी भी नहीं। तो राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने के लिए हमें उस इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे राइवलरी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे राइवलरी सबसे ज़्यादा होगी। तो राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रॉट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो अंडर वेरियस कंडीशंस एज एक्सप्लेन बिलो। इन सारी कंडीशंस जो नीचे वाली है उसके अंदर राइवलरी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। फर्स्ट, इंडस्ट्री लीडर्स। इसमें कह रहे हैं अगर कोई एक इंडस्ट्री में एक बड़ा इंडस्ट्री लीडर है तो वहाँ पे राइवलरी कम होती है, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर जो है वो सबको ये बोल देता है भाई सब इसी प्राइस पे बेचेंगे। अगर एक ने भी आनाकानी करी तो मैं फिर उसको बताऊंगा, मैं इतना कम कर दूंगा कि उसको मैं इंडस्ट्री से बाहर ही निकाल दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर होता है वहाँ पे राइवलरी कम होती है। A strong industry leader can discourage price wars by disciplining initiators of such activity. नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं वहाँ पे राइवलरी कम होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे राइवलरी ज़्यादा होती है। देन फिक्स्ड कॉस्ट। जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ना वहाँ पे राइवलरी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब फिक्स कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की कोशिश करोगे। जब ज़्यादा माल बनाने की कोशिश करोगे ताकि आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाए, तो माल जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप क्रैश कर जाएंगे। देन एग्जिट बैरियर्स। जहाँ पे एग्जिट बैरियर्स मुश्किल होते हैं ना वहाँ पे राइवलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई बंदा जाएगा तो है नहीं, आएंगे ही आएंगे उस इंडस्ट्री में। जब कोई जाएगा नहीं और सिर्फ आएंगे ही तो उसके अंदर राइवलरी बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है वहाँ पे राइवलरी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है वहाँ पे राइवलरी कम है। एंड स्लो ग्रोथ। जहाँ पे भी स्लो ग्रोथ होती है वहाँ पे राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गिने चुनी जब हमारे पास मान लीजिए 100 करोड़ की ही सेल हो सकती है एक इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जितने प्लेयर आएंगे, जब ग्रोथ ही नहीं हो रही सेल के अंदर, अगले साल 110 करोड़ जा ही नहीं रही, तो उसी 100 करोड़ को ज़्यादा पोर्शन लेने की कोशिश करेंगे सारे जितने भी इंडस्ट्री के जो भी कंपनीज होंगी। तो इसलिए जहाँ पे स्लो ग्रोथ होगी वहाँ पे राइवलरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये हो गया आपका राइवलरी का पॉइंट कवर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी ढंग से आप याद करके जाना। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्री लीडर्स, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जिट बैरियर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड स्लो ग्रोथ। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वार्टर के 5 फोर्सेस में, थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। कि जो आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो भाई वो इंडस्ट्री आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होने वाली। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कैन ऑल्टर एन इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स, substitute limit prices and profits, and industries with substantial R&D investments are particularly susceptible to threats from substitute products। जहाँ पे R&D बहुत ज़्यादा होती रहती है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपने देखा ही है कि जब कंप्यूटर्स थे उसके बाद जैसे ही लैपटॉप्स आए तो कंप्यूटर्स की मार्केट ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आईपैड्स वगैरह इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि उस लैपटॉप भी लोग कम प्रेफर करते हैं कि भाई आईपैड पे ही काम चल जाए। तो जैसे जैसे जहाँ पे आपके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे R&D इंडस्ट्री है बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन होती रहती है, वहाँ पे जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एंट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो सकती है। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया कि पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं। अब एक चीज़ है इसके अंदर, एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन राइट व्हाट आर द 5 फोर्सेस मॉडल। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, देन थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। ठीक है ना, आपको ये सब लिखना है। बट आप ये मान के चलो कई बार ना आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद द कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको लिखना तो वही है
कि राइवल सेलर्स है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स है, ओन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। बट इसको ना थोड़ा सा आप इस वे में लिखना कि इनसे आप डायरेक्टली बस ये मत लिखना थ्रेट फ्रॉम एंट्रेंट्स और फिर आगे जो है आप उसको एक्सप्लेन कर दो। इसमें लिखना कि कोई भी इंडस्ट्री, पहले इंट्रोडक्शन करना कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो हम डीप अंडरस्टैंडिंग यूँ नहीं है कि किसी भी वेग चीज़ों पे करने लग जाए। पोर्टर ने हमें 5 फोर्सेस दिए हैं, हम सिर्फ उन 5 फोर्सेस के ऊपर फोकस करते हैं और उनको डीपली एनालाइज करते हैं, ठीक है। टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, मैनेजर्स डू नॉट नीड टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैनेजर्स को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दे कैन फाइंड एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डाइजेस्टिंग इट। अगर वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। रेदर द टास्क इज मच मोर फोकस्ड, a competitive pressure in a market and assessing the strength and importance of each porter 5 forces of। तो यानी कि जो 5 पोर्टर की फोर्सेज है सिर्फ उनको असेस कर लो, उनका काम चल जाएगा। फिर लास्ट में दिस मॉडल होल्ड्स दैट स्टेट ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री इज अ कॉम्पोजिट ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स ऑपरेटिंग इन 5 एरियाज ऑफ द ओवरऑल मार्केट, ठीक है। तो जहाँ पे 5 एरियाज ओवरऑल, तो हमें ये लिखना है कि कॉम्पिटेटर जो कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 कॉम्पिटेटिव आपके फैक्टर्स हैं जिनको आपको एनालाइज करने की जरूरत है। तो फिर उसके बाद लिख देना कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद द राइवल सेलर्स, कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद द न्यू थ्रेट, कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो बस एक आपको कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद द विद जो भी आपकी पोर्टर की 5 फोर्सेस है, इस वे में आंसर लिखना है, क्योंकि आईसीआई ने भी जो है ये 5 पॉइंट्स इसी वे में अपने स्टडी मैट में दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, तो आपको इस वे में लिखना है आंसर। और अगर आपके पास आता है कि राइट 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टर्स मॉडल 5 फोर्सेस मॉडल, तो आपको थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स और आपको थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इस वे में आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्टर्स के 5 फोर्सेस। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला, विच इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर्स 5 कॉम्पिटेटिव फोर्सेस। न्यू एंट्रेंट्स है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियंस, ये नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो इन्होंने बोला एक रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स है एक कंपनी के पास, और वो पोटेंशियल करती है कि वो बहुत अभी ग्रो होगा। उसका मेजर कंसर्न है कि वो पेपर बैग्स और ओल्ड क्लॉथ बैग्स, तो वो कह रहे हैं कि भाई पेपर बैग्स और ओल्ड क्लॉथ बैग्स भी पड़े हुए हैं मार्केट में और वो रिसाइकल भी करती है प्लास्टिक बैग्स, तो एक तरह से उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमें बताना है कि हमें किस कैटेगरी ऑफ पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल ये डिफाइन करती है। तो थ्रेट फ्रॉम ओन सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। आपका इको कैरी बैग्स जो है क्लॉथ बैग हैं, फॉल्स अंडर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। आगे चलते हैं। अब बेबी टर्टल एक करके कंपनी है, क्लोथिंग ब्रांड है, जो कि क्रिएट करती है एक न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डाइपर्स। बेबी टर्टल एक वॉशेबल डाइपर्स बना रही है। इसका बेनिफिट क्या है कि ये बहुत सारी कंपनीज को अभी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है नहीं, और जो इसका कोर मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए वो बहुत सारे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। अभी जो है बेबी टर्टल सिर्फ एक ही रीनोन सप्लायर से अपना सारा का सारा माल खरीद रही है। तो हमें बताना है कि कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि एक बेबी टर्टल को प्रेशर क्रिएट करेगा अपने बिजनेस में। तो इसका वही है कि भाई अगर बार्गेनिंग पावर और सप्लायर ज़्यादा होगी, क्योंकि हम एक ही सप्लायर से खरीद रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को डाउन कर सकता है। यहाँ पे क्या है, बार्गेनिंग पावर और सप्लायर। इसके साथ ही आप ये भी लिख दोगे कि जो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें सप्लायर्स को एक तरह से एज दे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा था कि ये हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्रूशियल होगा हमारे प्रोडक्ट के लिए, प्लस सप्लायर्स जो है स्विचिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट की तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा नेगोशिएशन कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, बेबी टर्टल हैज़ इवन दो द मटीरियल रिक्वायर्ड हैज़ नो सब्स्टिट्यूट्स बट इट इज़ यूज फॉर अदर प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि चाहे ही वो एक ही सप्लायर से खरीद रहा है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में, तो वो अगर इसने ज़्यादा रेट बढ़ाए तो कोई और सप्लायर के पास भी वो जा सकता है। आगे चलते हैं। राहुल शर्मा एक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच इज़ मैनेजिंग ट्रक्स। ही इज़ वरीड अबाउट द एंट्री ऑफ न्यू बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स। तो इसके अंदर आपको एंट्री बैरियर्स लिखने हैं सारे, कैप ABCDE, स्विचिंग पॉसिबिलिटी। देन फोर्थ पॉइंट, Rajiv Arya is owner of an electrical appliance company that specializes in manufacturing of domestic vacuum cleaners. There are 4 other manufacturers with similar products and sales volume.
Current rival firms also own a number of patents related to the product. The supplier base for procurement of raw material is also very large as there are multiple suppliers. Identify Porter's 5 forces that may be classified as a significant for company. तो यार इसके अंदर वो यही कह रहा है कि चाहे कंपनी का पेटेंट है बट देर आर बहुत सारे एक तरह से सप्लायर्स है सेम प्रोडक्ट के, तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं राइवलरी बहुत ज़्यादा होगी. द कॉम्पिटिशन राइवलरी विल बी अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द केस ऑफ दिस कंपनी. राजीव आर्या जैसे बहुत सारे सिमिलर साइज़ के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो सेम ही प्रोडक्ट बेच रही है, तो डिफिकल्ट है किसी सिंगल मैन्युफैक्चरर के लिए मार्केट को डोमिनेट करना. लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स जो है डिफिकल्ट होगा किसी नए एंट्रेंट के आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेटेंट्स लगते हैं. अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें कोई भी सब्सटीट्यूट या बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स वगैरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते. आगे चलते हैं. एक स्टार्टअप कंपनी है, वो सोच रही है एक लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर के लिए लॉन्च करने के लिए. मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट पहले से एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी डोमिनेट करती है. हमें एडवाइस करना है, हमें सजेशन देने हैं कि हम ऐसा क्या करें कि एक जो एंट्री बैरियर्स वाली जो हमारी प्रॉब्लम है हम उससे डील कर सकें. तो इसके अंदर आपको जो आपने एंट्री बैरियर्स पढ़े थे उसके अब आपको अपोजिट लिखना है, क्योंकि हमें डील करना है उन एंट्री बैरियर्स से. अब मान लीजिए उसमें लिखा था कि अगर किसी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी है तो हमें अब जाना मुश्किल होता है, तो हम इसमें लिखेंगे कि हम अपनी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे. उसमें था कि अगर किसी इंडस्ट्री में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो जाना मुश्किल होगा, हम इसमें लिखेंगे कि हम एक सफिशिएंट कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, तो हम उसके सारे उल्टे पॉइंट्स लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें पूछा है कि हमें एंट्री बैरियर्स, हमें उसको बताना है कि भाई तू अपने एंट्री बैरियर से कैसे बच सकता है. तो जैसे इसमें लिखा हुआ है द कंपनी इज वर्किंग ऑन प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट डिटर्जेंट, तो सारे एक्सपेंसेस को भी वो चाहे तो वो लोअर साइड पे रखे ताकि वो एक प्राइस एडवांटेज क्रिएट कर सके. प्लस कंपनी जो है एक सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है इन कंपैरिजन टू द एफएमसीजी जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, तो वो एक कॉम्पिटेंसी अपने प्रोडक्ट पे डेवलप कर सकती है. देन वो कह रहा है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखो अपनी कंपनी के पास. वो कह रहा है जो कस्टमर स्टार्टअप को एक कस्टमर सेगमेंट को पहले से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जो स्विच करने के लिए रेडी है उनके प्रोडक्ट के लिए. देन द स्टार्टअप शुड आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट गो ऑन देयर एडवांटेज. दिस मे इंक्लूड स्पेशल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स. तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम नई कंपनी आ रहे हो तो क्या पता गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स हो जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले और जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं बड़े बड़े उनको नुकसान हो, आप उनसे भी सस्ता माल बना पाओ, ताकि आपसे कोई कॉस्ट जो टैक्सेस वगैरह है वो ना ले अगर सरकार, तो वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट का काम करेगा. देन इट हैज़ टू क्रिएट एन इमेज इन द मार्केट दैट इट्स प्रोडक्ट्स आर क्वालिटेटिव. बिल्कुल सही. और दे नीड टू हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अ डेडिकेटेड मैनेजमेंट प्रोफेशनल. तो एक तरह से इन्होंने बता दिया कि भाई एग्जिट बैरियर्स तो हर इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन तुम 5-7 चीज़ों का ध्यान रखो जिससे कि तुम आराम से इस इंडस्ट्री के किंग बन पाओगे. अब आगे चलते हैं. तो पुलकित वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल एंड ही बॉट 3 रियल एस्टेट स्पेसेस इन वेरी हाइडियस लोकेलिटीज़. तो कह रहे हैं भाई पुलकित हैं, उन्होंने एक क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में सोचा और उन्होंने 3 रियल एस्टेट स्पेसेस खरीद ली. लेटर ड्यू टू द गवर्नमेंट एंड कोर्ट ऑर्डर्स द क्लाउड किचन्स हैड टू बी ओनली ऑपरेटेड इन अ वेल वेंटिलेटेड स्पेस. तो अब भाई गवर्नमेंट ने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें फुली वेंटिलेटेड स्पेसेस पे ही आप क्लाउड किचन ऑपरेट कर सकते हो. तो पुलकित करंटली फेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन. तो वो कह रहा है भाई कौन सा एस्पेक्ट है इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन का जो मैं फेस कर रहा हूँ. तो एक तरह से ये आपका कह सकते हैं कि एग्जिट बैरियर जो है वो फेस कर रहा है कि भाई अब ये निकल नहीं सकता, क्योंकि इसने बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले से उसके अंदर डाल दी है, तो अब ये उस इंडस्ट्री से नहीं निकल सकता क्योंकि लो एग्जिट बैरियर है उसकी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये वही फेस कर रहा है. पुलकित मे बी फेसिंग द एग्जिट बैरियर्स ड्यू टू द हिज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट स्पेस. ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि उसके अंदर बहुत इस पूरे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि अब उसने 3 स्पेसेस ले ली, उसके ऊपर खर्चा भी बहुत सारा कर दिया है, तो अगर उसको निकलना अब इस इंडस्ट्री से तो बहुत सारी संक कॉस्ट हो जाएगी, तो वो जल्दी से नहीं निकल पाएगा. और वो ऐसे ही अगर काम करता रहा तो जो उसकी ब्रांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग बोलेंगे यार ये तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो वो अब फंस गया एक तरह से एग्जिट बैरियर की वजह से. हमने पढ़ा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाती है वहाँ पे एग्जिट बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की आपसे बात करा था, एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद द कॉम्पिटिशन. तो सबसे पहले आपको इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको लिखना है कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद
थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ओन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। देन आपका आ गया वो ये सारा कॉम्पिटेटिव कि व्हाट आर द 5 कॉम्पिटेटिव फोर्सेस, उसके अंदर आपको थ्रेट ऑफ न्यू बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स ऐसे लिखना है आंसर। तो ये आपका वो यहाँ पे आपका आ गया कि भाई राइवलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वहाँ जहाँ पे क्लियर लीडर नहीं होता, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा वही। देन पोर्टर की वही 5 फोर्सेज आ गया आपका यहाँ पे वही आपका क्वेश्चन आ गया नो लीडर। देन अगेन वही आपके थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यही पोर्टर की 5 फोर्सेस के। तो ये मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। आप देखा होगा आपने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं वो सारे हमने ऊपर नोट्स में कवर कर लिए उनके आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले समझते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, एक एस शेप्ड कर्व है, ये एक एस शेप्ड कर्व है जो रिलेशनशिप बताता है हमें सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये सेल्स आपकी यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है। तो जैसे जैसे एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के बाद बढ़ता जाता है उसका टाइम, वैसे वैसे वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है। तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट है। वो कौन से स्टेजेस से गुजरता है, सबसे पहले जब वो लॉन्च होता है तो वो उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। देन वो धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में तो कोई जल्दी से उस प्रोडक्ट को जानता नहीं है, सेल्स कम होती है, अभी वो R&D स्टेज पे ही होता है प्रोडक्ट कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम। देन ग्रोथ के स्टेज पे क्या होता है कि एकदम से मार्केट भी अवेयर हो जाती है उस प्रोडक्ट के लिए, तो सेल्स बढ़ती है, मार्केट भी बढ़ती है, कॉम्पिटिशन आना शुरू हो जाता है, तो ये सब होता है। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है कि आपकी सेल्स ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो जाती है, मार्केट भी स्टेगनेंट हो जाती है और कंपटीशन इतना ज़्यादा आ जाता है कि अब मार्जिन्स के लिए लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। एंड देन लास्ट में डिक्लाइन स्टेज आ जाता है कि भाई अब इस इंडस्ट्री को छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि सेल्स डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, मार्केट में नए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लोग उनको खरीदने जा रहे हैं। तो समझते हैं इसको क्या है ये। इट इज़ अ एस शेप्ड कर्व विच एग्जिबिट्स रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट पासिस थ्रू 4 सक्सेसिव स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये आपकी होगी डेफिनेशन, आपको एग्जाम में ये पहले डेफिनेशन लिख देनी है PLC की। देन ये जो 4 स्टेजेस हैं इनके बारे में लिखना है। तो 4 स्टेजेस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में स्लो सेल्स ग्रोथ होती है, कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइस हाई होता है और मार्केट जो है लिमिटेड होती है, क्योंकि लोग अभी अवेयर ही नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मार्केट लिमिटेड होती है। देन ग्रोथ में क्या होता है, डिमांड एकदम से बढ़ती है, प्राइस गिरता है क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मार्केट में, कॉम्पिटिशन इंक्रीज एंड मार्केट एक्सपैंड्स। देन मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो जाता है, यानी कि पहले अगर 100% या 50% के रेट पे चल रहा था ग्रोथ, तो अब 10% के रेट पे चलने लग जाता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मार्केट सारी स्टेबल हो चुकी होती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है ग्रोथ के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम करती है, एक्सपेंशन तो अब बहुत दूर की बात है। देन डिक्लाइनिंग स्टेज पे क्या होता है कि जो भी होता है सेल्स गिरने लग जाती है, प्रोडक्ट जो है रिप्लेस हो जाते हैं, न्यू जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है वो आ जाते हैं और सेल्स का और प्रॉफिट जो है वो गिरने लग जाता है। एडवांटेजेस ऑफ PLC क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें डायग्नोस करने में एक पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स कि वो कौन से स्टेज पे है, ये हमारा बिजनेस कौन से स्टेज पे है, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी हमें बताया हुआ कि हमें किस स्टेज में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ये भी ऐसे कई बार MCQ या फिर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आज इंट्रोडक्शन स्टेज पे है कोई भी मेरा प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँ। तो अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होता है तो आपको एक्सपेंशन करनी चाहिए, ग्रोथ स्टेज पे है तब भी आपको एक्सपेंशन करनी चाहिए, अगर मैच्योर हो गया है तो उसको एज अ सोर्स ऑफ कैश यूज़ करो कि भाई जब तक चल रहा है इसको चलाते रहो, जितनी सेल हो रही है इसको करते रहो और प्रॉफिट कमाते रहो। अगर डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो इसका मतलब अब या तो अपने बिजनेस को बेच दो या फिर उसके ऊपर अच्छे से आप R&D करके एक उसका कोई सब्स्टिट्यूट या अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में लॉन्च करो, ठीक है। सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग यानी कि कुछ ना कुछ उसमें से बेच दो और अपना कैश ले लो, और रिट्रेंचमेंट मतलब उसको बेच दो, निकाल दो। अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं, द एम्फेसाइज ऑन प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी हाई, द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज लो एंड द मार्केट ग्रोथ रेट इज ऑल्सो लो। तो ये कौन सा स्टेज है, ये है इंट्रोडक्शन स्टेज। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है कि एक ABC लिमिटेड है जो एक एयर प्योरीफायर बेच रही है फ्रेश बीथ के नाम से। अभी उसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो सिर्फ लास्ट के 2 साल से सिर्फ 1% रह गई है, और उसकी जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। अब देखो क्योंकि ग्रोथ है इसमें तो ये मैच्योरिटी स्टेज में है। अगर यही कंपनी बोलती है कि हर साल गिर रही है सेल्स,
तो ये हो जाता है डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, तो आपको कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मैच्योरिटी स्टेज है, इसमें कंपटीशन टफ हो जाता है, मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। ये आपको बताया हुआ है कि आपको बताना है कि जहाँ पे स्लो सेल्स हो, जहाँ पे लिमिटेड मार्केट हो और हाई प्राइस हो, वो कौन सी स्टेज होती है, वो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। ओवर टाइम जब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपैंड रैपिडली एंड प्राइस फेल हो जाते हैं, तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो ग्रोथ स्टेज हो जाती है। देन उसके बाद वही शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये एस शेप्ड कर्व होता है। फर्स्ट स्टेज इसका होता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके अंदर जो है मार्केट्स लिमिटेड होती है, प्रोडक्ट नया होता है मार्केट के लिए, प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है। देन ग्रोथ स्टेज होती है सेकंड स्टेज, जिसके अंदर आपकी मार्केट भी बढ़ती है, आपकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बट आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स नए नए आ जाते हैं। देन आपका था मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे सेल्स जो है उस रेट से नहीं बढ़ रही होती जितनी ग्रोथ स्टेज पे बढ़ रही होती है, प्रॉफिट्स जो है आपके होते हैं बट बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है और मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है। देन डिक्लाइनिंग स्टेज में आपकी सेल्स कम होने लग जाती है, प्रॉफिट्स कम होने लग जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर टू की जो आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को लाइक करना। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं ये मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। चलो बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।